चलो भाई, तो क्लास 11 फिजिक्स, तो चैप्टर आप लोग देखे होंगे। ग्रेविटेशन से पहले चैप्टर था रोटेशनल मैकेनिक्स। ग्रेविटेशन से पहले चैप्टर था रोटेशनल मैकेनिक्स। तो आज से रोटेशनल मैकेनिक्स शुरू करना चाहिए, आपको बताया गया था परसों। बट एक्चुअली में रोटेशनल मैकेनिक्स से भी पहले ये चैप्टर है, दैट इज सेंटर ऑफ मास। तो ये एक्चुअली में मतलब ये एक ऐसा चैप्टर है जो कि आप कभी भी पढ़ लें। ये हो सकता है मोशन के पहले भी पढ़ा दिया जाता, मतलब ये कनेक्टिव है फिजिक्स का। ये आपको किसी ना किसी चैप्टर के पहले पढ़ना ही था, तो हम लोग सिलेक्ट करते हैं इसको रोटेशनल मैकेनिक्स के पहले पढ़ाने का। वैसे आप ये मोशन के पहले भी पढ़ सकते हैं। ये चीज सीखने समझने वाला है, इसमें 2-3 क्लास आप लोगों को लग जाएगा। उसके बाद रोटेशन पढ़ो, ग्रेविटेशन पढ़ो। उसके बाद वाला चैप्टर तो इन सब चीज पर बेस्ड ही नहीं है। थर्मोडायनामिक्स एसएचएम में काम नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो नाम से ही पता चल रहा है सेंटर ऑफ मास, COM, ठीक है। तो इसको पहले मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देता हूँ उसके बाद। तो जैसे कि अपन हमेशा कहते हैं कि जैसा सिलेबस होता है तभी हम लोग सोचते हैं उस बात को। जब तक वो चीज आता नहीं तो हम लोग सोचते भी नहीं, सिलेबस ही ऐसा बनाया हुआ। जैसे आज जो मैं चीज बताऊंगा इसके बाद अब तुम इस चीज को फोकस करोगे। आज के पहले तक ये चीज तुम कभी सोचे नहीं होगे, आज के बाद ये तुमको सोचना पड़ेगा, ठीक है। तो 9th में 10th में बहुत सारा क्वेश्चन आप लोग बनाए हैं, अब 11th में पढ़े। फोर्स मान लो दे दिया, मास बॉडी का 10 kg और एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मास 10 kg और एक्सेलरेशन 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसको फोर्स लगाए। ये बॉडी है, इसका मास है 10 kg और इसको एक्सेलरेट करना है 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। तो इसमें फोर्स लगाना पड़ेगा। कितना लगाना पड़ेगा? तो फोर्स का फॉर्मूला 9th में पढ़े, 10th में पढ़े, 11th में पढ़े। कितना हो गया? 10 × 5 कितना हो गया? 50 न्यूटन। तो हो गया, बोलोगे सर ये तो हमें आता है ना। अब क्या नहीं आता उसको समझना। ये जो 50 न्यूटन फोर्स कहाँ लगा रहे थे? ये ऐसे करके धकेले थे। अब जब धकेल रहे थे तो ये 50 न्यूटन पूरे बॉडी में जितना पार्ट था सब में ऐसे ऐसे करके ढकेल रहे थे क्या? तो तुम तो कहीं पर, तुम तो क्वेश्चन आज तक बनाए हो, क्वेश्चन में तुम आज के बाद अब सोचोगे। आज तक ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं था तो तुम सोचे ही नहीं, दिमाग ही उस तरह से नहीं काम करता है। सिलेबस के हिसाब से हम लोग सोचते हैं। आज के बाद तुमको सोचना है कि आखिर वो जो तुम फोर्स लगा रहे थे, आंसर तुम निकाले थे वो 50 न्यूटन का, कहाँ लगा रहे थे? वो बॉडी का एक एक पोर्शन छू रहे थे क्या, ऐसे टच कर करके 50 न्यूटन का? तुमको तो क्वेश्चन में दिया हुआ रहता था एक ऑब्जेक्ट है उसमें फोर्स लगा 50 न्यूटन का, बट वो ऑब्जेक्ट के कहां पर लगा ये ना क्वेश्चन में आज तक दिया, ना तुम कभी इस बात को सोचे। बट आज तुमको ये बात समझ में आ रहा होगा दिमाग में कि वो कहां लगा रहा था। फोर्स तो ऐसे ढकेल दिया, तो वो लगा कहां पर, ठीक है। तो वहीं पर ये वर्ड का इंट्रोडक्शन होता है, COM। इसी को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ मास। नाम से ही पता चल रहा है सेंटर ऑफ मास एक्चुअली में मास का वो पॉइंट है जहां पर हम लोग मानते हैं कि पूरे बॉडी का मास कंसंट्रेटेड होता है। मतलब आज के पहले आप जितना भी न्यूमेरिकल बनाए हैं जिसमें ऐसे लिखा रहता था बॉडी पे एक फोर्स लगाए हैं 20 न्यूटन का, 30 न्यूटन का, वो ऑटोमेटिकली हो गया आज के बाद कि वो जो आप तुम फोर्स लगा रहे हो वो बॉडी के, अभी तक तुम बोल रहे थे बॉडी पर लग रहा है, आज के बाद तुमको बोलना है कि वो फोर्स बॉडी के सेंटर ऑफ मास पर लग रहा अगर होगा तभी जाकर के वो सब न्यूमेरिकल सही होगा जो तुम 9th में पढ़े हो, 10th में पढ़े हो, 11th में पढ़े हो। इतना फोर्स लगा, इतना मास है, इतना एक्सेलरेशन हुआ, ऐसा तभी पॉसिबल है जब वो फोर्स तुम्हारा एग्जैक्टली कहां पर लगा होगा? बॉडी के सेंटर ऑफ मास पर। तो इस चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ेंगे? पहले अभी तक तो तुम मान के चलिए रहे थे कि सेंटर ऑफ मास पर ही लग रहा है। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे कि अलग अलग सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां पर हो सकता है। मतलब आज के पहले तक तुम्हें काम ही नहीं पड़ा, आज सीख जाओगे। आज के बाद तुमको इसका काम पड़ेगा कि भाई ऐसे सीधा मास मत बता, वो मास दिया रहेगा तुमको बताना पड़ेगा कि उसका सेंटर ऑफ मास कहां पर है, फिर उसमें फोर्स लगाना, ग्रेविटेशन लगाना, वर्क एनर्जी पावर लगाना, मोमेंटम लगाना। आज तक मालूम नहीं था तो यूज नहीं किया, आज मालूम हो जाएगा। तो आज के बाद बिना सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट लगा कर आप ऐसे धक्का धुक्की वाला क्वेश्चन को अप्रोच नहीं कर पाइएगा। समझ में आया क्या मैं बोला? ठीक है। जैसे वर्क एनर्जी पावर में हम लोग एक नया टॉपिक सीखे, आप लोग में से जो लोग क्लास के, वर्क डन बाय वेयरिंग फोर्स, नया चीज सीखे। उसके पहले तक हमें बस मालूम था फोर्स लगाए डिस्प्लेसमेंट हो गया। ये पिछले चैप्टर से सीखना शुरू किया कि ऐसा नहीं होता है। वो फोर्स लगाए या तो वो कांस्टेंट फोर्स होगा या फिर वो वेयरिंग फोर्स होगा। कांस्टेंट फोर्स होगा तो वर्क डन एफएस से निकल जाता है, एफएस कॉस थीटा से निकल जाता है। वेयरिंग फोर्स का नियम ही अलग। उसी तरह से आज के पहले तक तुम्हें ये वर्ड ही मालूम नहीं था सेंटर ऑफ मास, तो ठीक है तुम मान लेते थे कि भाई वही उसका सेंटर ऑफ मास है। आज के बाद जब तुम सीखोगे सेंटर ऑफ मास तो आज के बाद धक्का धुक्की वाला क्वेश्चन में, कोलिजन उलिजन वाले क्वेश्चन में
बॉडी कितना दूरी पर है, सेंटर कितने दूरी पर है, उसके लिए पहले तुमको कंफर्म करना पड़ेगा कि उस सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा। नहीं दिया हुआ तो अलग बात है, फिर तो जो तुम 9th से पढ़े वो सब सही, बट सिलेबस ही ऐसा बनाया हुआ कि आज के बाद तो दिया हुआ रहेगा। आज के बाद तुम बॉडी का मास नहीं बोल पाओगे, आज के बाद सिलेबस ही ऐसा बनाया हुआ है कि तुमको उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास खोजना ही पड़ेगा। तो क्या, क्यों, किस लिए, वो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सेंटर ऑफ मास डेफिनेशन क्या हुआ, सेंटर ऑफ मास पूरे सिस्टम का, पूरे मास का, पूरे बॉडी का वो पॉइंट है जहां पर हम लोग मान करके चलते हैं कि उस बॉडी का पूरा मास वहीं पर कंसंट्रेटेड होगा। ठीक है, तो अभी तक तो मान लिए थे, आज के बाद निकालना पड़ेगा कहां पर होगा। ठीक है, तो इसको पहले डिफाइन करते हैं। पहले सेंटर ऑफ मास लगाओ टॉपिक, सेंटर ऑफ मास। डेफिनेशन तो अलग अलग किताब में अलग अलग तरीके का हो सकता है, बट हम लोग डेफिनेशन वाला ट्यूशन तो है नहीं, तो ज्यादा हम लोग जोर नहीं लगाएंगे। द पॉइंट in the system where the whole mass of the system can be supposed to be concentrated is called center of mass, COM। ठीक है, तो दो चीज की बात हो गई। जैसे हम लोग वेक्टर पढ़े थे तो एक चीज सीखे थे, आप लोग में से जो लोग भी वेक्टर पढ़े थे उन लोग एक बात सीखे थे, क्या, वेक्टर का डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है जो सिर्फ सीधा वेक्टर पर बेस्ड हो, फिजिक्स में भी मैथ्स में भी, और हर चैप्टर में आप देख रहे हैं यूज भी पढ़ रहा है कि वेक्टर के यूज से वो क्वेश्चन बना। वैसे ही आज के बाद सेंटर ऑफ मास का डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि फलाना का पता सेंटर ऑफ मास कहां पर है, ये एक अलग तरह का क्वेश्चन हो जाएगा। और आज के बाद कम से कम 12th क्लास के सेकंड बुक तक सेंटर ऑफ मास आपको चैप्टर के बीच बीच में अलग अलग क्वेश्चन में भी दिखेगा, तो दो तरफा इंपॉर्टेंस हो जाएगा। जस्ट लाइक डिफरेंशिएशन, ठीक है, जैसे डिफरेंशिएशन का डायरेक्ट क्वेश्चन भी, ऐसे फिजिक्स में सीधा डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन तो आता नहीं है, उसके एप्लीकेशन है ना, वैसे सेंटर ऑफ मास का डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा जाएगा, इतना है बता इसका सेंटर ऑफ मास कहाँ है, ऐसा क्वेश्चन भी होगा। और सेंटर ऑफ मास का इस्तेमाल कोलिजन के क्वेश्चन में, ग्रेविटेशन के क्वेश्चन में, वर्क एनी पावर के क्वेश्चन में, फोर्सेज लॉज ऑफ मोशन के क्वेश्चन में, रोटेशनल मैकेनिक्स में सेंटर ऑफ मास का यूज भी पड़ेगा। तो दो तरफा इंपॉर्टेंट होगा सेंटर ऑफ मास। The point in the system where the whole mass of the system can be supposed to be concentrated is called center of mass, COM। सिस्टम का वो पॉइंट जहां पर हम लोग मान लेते हैं कि पूरे बॉडी का मास कंसंट्रेटेड है, उस पॉइंट को ही हम लोग सेंटर ऑफ मास कहते हैं। ठीक है, नोट कर लो, ठीक है ना। क्यों क्वेश्चन बच्चे पूछ रहे हैं कि क्या बॉडी का, ह्यूमन बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, ह्यूमन बॉडी का सेंटर ऑफ मास। कुछ लोग सर पे बोले तो सर 100% गलत है, नहीं होगा। पैर बोल रहे हैं तो पैर भी नहीं लग रहा है सेंटर ऑफ मास। डेफिनेशन के हिसाब से जहां पर मास कंसंट्रेटेड है, तो कुछ लोग नाभि बता रहे हैं, पेट। तो ये ऐसा माना जाता है कि होता है नाभि पर, बट एक्चुअल कंसेप्ट ये है कि नहीं होता है वहां पर सेंटर ऑफ मास, बिकॉज यही आप लोग इस चैप्टर में सीखेंगे। द क्वेश्चन इज एक्चुअली रॉन्ग। एक ह्यूमन बॉडी में अलग अलग तरह का बॉडी पोस्चर हो सकता है, जैसे तुम्हारा अलग है, मेरा अलग है, गर्ल का अलग है, बूढ़ा आदमी का अलग है, बूढ़ी का अलग है, बच्चे का अलग है। तो क्वेश्चन ही गलत हुआ है ना, वो आप नहीं निकाल सकते, कैलकुलेट करके आप नहीं बता सकते ह्यूमन बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा। नाभि लगता है इसका आंसर होगा, बट नहीं होगा। इसी चैप्टर में हम लोग सीखेंगे कि एक्चुअली डिपेंड्स अपॉन द पोस्चर, बॉडी कैसा है नहीं है उसके ऊपर डिपेंड करेगा, है ना। तो ब्रेन और पैर तो वैसे में भी आंसर नहीं होता, आंसर नाभि को ही माना, मतलब मान सकते हो मोटा मोटी बीच वहीं पर होगा, है ना। ऊपर वाला पोर्शन तो ज्यादा भारी है ना हमारा, ऊपर वाला पोर्शन तो बीच, मतलब ऐसे बीच तो होगा नहीं, क्योंकि ऊपर वाला ऐसे में भी भारी है, और ऊपर से सिमेट्रिकल बॉडी तो है नहीं। ऊपर का मास अलग है, नीचे का अलग है, फिर दिमाग किसी का अलग, किसी का अलग, साइज, शेप, हाइट, पोजीशन अलग। यहाँ तक कि ऐसे सीधे भी खड़े हुए और ऐसे बैठे हुए हैं, या ऐसे दौड़ने का पोजीशन बना रहे, तो उसमें भी सेंटर ऑफ मास अलग अलग जगह पर आएगा। तो क्वेश्चन इज एक्चुअली रॉन्ग। कोई तुमसे पूछ दे बॉडी का सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, ह्यूमन बॉडी का, तो क्वेश्चन गलत है। आप ऐसे ह्यूमन बॉडी का सीधा सेंटर ऑफ मास नहीं बता सकते कहां पर हो। बाकी अलग अलग
सिस्टम का बता सकते सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, तो वो अभी हम लोग देखते हैं। इस चैप्टर में यही पढ़ना है कि अलग अलग सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कैसे कैलकुलेट किया जाए, ठीक है, तो मैं भी बताता हूं। तो पहला नंबर देखो, सिस्टम क्या कर रहा है। हमारा एक सिस्टम बन रहा है कैसा, कुछ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है, कैसे लाई कर रहा है वो, स्ट्रेट लाइन। उसका हमें क्या निकालना है, उसका हम लोगों को सेंटर ऑफ मास निकालना है, ठीक है। तो इसका सेंटर ऑफ मास कैसे निकालेंगे, उसके लिए एक सिस्टम कंसीडर करो। जैसे मेरे सिस्टम में मान लो 2 ही मास है, कितना मास है, मतलब एक ऐसा सिस्टम है जो कि सिर्फ 2 मास का बना हुआ है। जैसे यहाँ पर M1 और यहाँ पर M2, ठीक है। और ये किस पे लाई कर रहा है, ये दोनों यहाँ पर मानते हैं ओरिजिन। मतलब सेंटर ऑफ मास का मतलब क्या हुआ, डेफिनेशन क्या करें, एक ऐसा पॉइंट निकालना है जहां पर टोटल मास कंसंट्रेटेड हो। तो पॉइंट निकालना है मतलब दूरी निकालना है, तो दूरी तो किसी एक जगह से ही निकालोगे ना। जैसे ये मोबाइल है, इसका यहां से दूरी निकालोगे और वहां से दूरी निकालोगे, तो दूरी तो अलग ही आएगा ना। तो ऐसा तुम थोड़ी याद लो भाई इसका सेंटर ऑफ मास याद कर लेते, कहां से निकाल रहे हो वो भी तो बताओगे। जहां से निकाल रहे हो उसको ओ माने, ओरिजिन, समझ आ रहा बात। तो ये मेरा जो डायग्राम बनाया हुआ है वो एक ऐसा सिस्टम है जो कि सिर्फ 2 मास का बना हुआ है, और दोनों मास जो है वो स्ट्रेट लाइन पे लाई कर रहा है, और हमें बताना है कि इसका सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा, ठीक है, समझ में आ रही बात। अब जैसे जो भी इसका आंसर आए, अभी आंसर इसका आ जाएगा, दिमाग में बात जाता है कि ऐसा कोई एग्जाम्पल है क्या, तो 2 मास वाला ही है, दोनों स्ट्रेट लाइन में, उसका कहीं पर सेंटर ऑफ मास कुछ जानते हो तो बताओ। वैसे तो ये थ्योरेटिकल है, बट अगर आपके पास कोई ऐसा एग्जांपल, 2 मास सिस्टम है, 2 ही माने एक ऐसा सिस्टम जिसमें 2 ही बॉडी, दोनों के पास मास है, स्ट्रेट लाइन पर लाई कर रहा है, उसका सेंटर ऑफ मास कितना होगा वो मैं बता रहा हूं। ऐसा कोई एग्जांपल तुम्हारे दिमाग में एनीथिंग है तो बताओ, नहीं तो मैं बताऊं, बता देता हूं। तो कार्बन मोनोऑक्साइड, आप लोग केमिस्ट्री में 9, 10, 8, 7, 10 में पढ़े, CO, वो मॉलिक्यूल है। कार्बन मोनोऑक्साइड इज अ मॉलिक्यूल, और यू कैन से कंपाउंड है एक्चुअली, ठीक है। तो उसमें कौन कौन किसका किसका एटम हुआ, कार्बन का और ऑक्सीजन का। तो यहाँ कार्बन है, यहाँ ऑक्सीजन है, तो कार्बन ऑक्सीजन सिस्टम है। मेरे डायग्राम में क्या लिखवा गया है, ऐसा सिस्टम जिसमें 2 ही मास हो, तो है ना। कार्बन मोनोऑक्साइड का एक मॉलिक्यूल है, उसमें C और O का एक एक एटम को कंसीडर कर लो, तो हुआ उस C का कुछ मास होगा, जो कि हमें मालूम है 12 यूनिट होता है एक्चुअली में। O का कुछ होगा, और दोनों का सेंटर ऑफ मास कहीं पर होगा, यही कॉन्सेप्ट इन्वॉल्व। क्या होगा वो मैं बता रहा हूं, कहां होगा तो तुमको सीखना होगा ना। तुम्हें मालूम भी तो होना चाहिए, जो चीज पढ़ रहे हो उसका यूज कहां पर करेंगे। ऐसे थोड़ी कहीं भी कुछ डार्क ठीक लगा तो इसको समझ लोगे थोड़ा, ठीक है। तो जो मैं एग्जांपल बताया कार्बन मोनोऑक्साइड का, वो तुम अपने दिमाग में मत रखो, बट एक ऐसा एग्जांपल में दिया कि हाँ भाई ऐसा हो सकता है कि एक सिस्टम है, उसमें सिर्फ 2 ही मास है, 2 ऑब्जेक्ट है, और दोनों का सेंटर ऑफ मास कहीं पर होगा। जैसे सिस्टम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड मॉलिक्यूल is an example of system of 2 mass system where 2 mass lies on a straight line. कहाँ होगा वो मैं बता रहा हूँ, बट मतलब कैसे होगा वो मैं बता रहा हूँ, कहाँ पर यूज करना है वो तो तुम्हें ही सीखना पड़ेगा, ठीक है, समझ। तो अब कार्बन मोनोऑक्साइड वाला समझे तो समझे, नहीं तो उसको भी भूल जाओ, इग्नोर कर लो। ये है सिस्टम ऑफ पार्टिकल, तो मेरा ये सिस्टम है, इसमें कितना पार्टिकल है, 2, दोनों का मास कुछ है। जैसे मेरे डायग्राम में M1 है, M2, और मेरे को क्या निकालना है, इसका क्या लगता है कहां पर होगा, इसके बीच में कहीं पर होगा। अरे लगता है ना, ये नहीं कि बस दोनों के बीच में कहीं पर होगा। तो मान लो यहाँ पर है, ऐसे मान लेते हैं यहाँ पर है, यहाँ पर है। तो अगर यहाँ पर है, यही क्या है इसका, दिस इज इट्स, इसका ओरिजिन से कुछ दूरी होगा, तो इसका भी तो कुछ दूरी है ओरिजिन से। इसका अगर R1 या फिर X1 लिखते हैं, इसका दूरी अगर X1, किसका दूरी है X1, कहां से, ओरिजिन। इसमें क्या है, मैथ का क्लास में थोड़ी है। ओरिजिन वो पॉइंट है जहां से तुम बताओगे कि सेंटर ऑफ मास कहां पर होगा। मैथ का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री थोड़ी पढ़ना है, इसका ओरिजिन बताओगे अभी, है ना। ये M2 का यहां से कुछ दूरी होगा, जैसे X2। हमें क्या बताना है कि सेंटर ऑफ मास कितने दूरी पर है, हमें बताना है कि सेंटर ऑफ मास कितने दूरी पर है, ये सेंटर ऑफ मास। इसका भी तो कुछ वैल्यू होगा, मतलब यही तुम्हें बताना है, ठीक है, आ रहा है समझ में। तो दिस इज आवर सिस्टम ऑफ पार्टिकल लाइंग अलोंग ए स्ट्रेट लाइन, और हमें बताना है कि सिस्टम का सेंटर ऑफ मास कितना होगा। तो ये जो x है इसका फॉर्मूला है, मतलब ये आता है M1x1 प्लस M2x2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2।
कुछ लोग बोलेंगे क्लास 10th में सेक्शन फॉर्मूला पढ़े थे, उससे मिलता जुलता है, बट कोई कनेक्शन नहीं है। वहां पर M1 M2 रेशियो था, उसको मत मिलाओ इसमें। ये मास है, उससे कोई मतलब नहीं, देखने में वैसा लग रहा है, इसमें कोई कनेक्शन नहीं है। दिस इज M1 x1 प्लस M2 x2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। इस तरह से हम लोग निकालेंगे। अगर ऐसा डायग्राम हो, ये सेंटर ऑफ मास हो, ये निकालना हो, तो इसके लिए हम लोग M1 x1 प्लस M2 x2 डिवाइड बाई M1 प्लस M2 का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, ये कैसे आया वो भी तुम्हें पढ़ना है इसी चैप्टर में आगे। पहले तो समझो सेंटर ऑफ मास क्या होता है, फिर समझो कैसे निकालना है, कहाँ निकालना है, फिर अंत में प्रूफिंग भी पढ़ लेना कि ये आया कहाँ से, वो भी आपको बताया जाएगा। पहले सिस्टम याद कर लो कि ऐसा सिस्टम होगा तो उसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर हम निकालेंगे। ठीक है, लिखो, पैर में खिलो। हाँ, तो लिखे हो तो जरा इसको देखो, इसी चीज को वेक्टर, वेक्टर के फॉर्म में, पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में आंसर बना। शुरू से बता रहा हूं, वेक्टर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से जब हम लोग फिजिक्स में भाग ही नहीं सकते हैं, तो उससे अच्छा इसको सीख लिया जाए। एक टॉपिक में होता तो उनको नहीं समझ में आता, तुम भाग लेते, छोड़ो, एक ही टॉपिक में छोड़ देते। जब बच के निकल नहीं सकते हो वेक्टर डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन से फिजिक्स में, तो क्यों भागोगे, पढ़ो ना, ये है ना। एक टॉपिक में होता, बहुत टफ लगता, छोड़ देते हैं, भाग ही नहीं सकते, उपाय नहीं है। तो ये पोजीशन है। अभी भी जो हमारा सिस्टम है 2 मास सिस्टम है, ऐसे, ठीक है। स्ट्रेट लाइन में जो टॉपिक पढ़ रहे थे, इसका कुछ मास होगा M1 और M2, ये ओरिजिन है। इस बार ओरिजिन से इसका दूरी दिया हुआ है, वही था ना ओरिजिन से दूरी, बट अब वेक्टर के फॉर्म में पोजीशन वेक्टर इसी को बोला जाता है, जैसे R1 वेक्टर। ठीक है, ये M2 है, इसका ओरिजिन से पोजीशन वेक्टर, ये सब वेक्टर में क्लास में सिखाया गया है। R2 वेक्टर, इसका सेंटर ऑफ मास कहीं यहाँ पर होगा जरूर, इसका भी तो ओरिजिन से कुछ होगा। R वेक्टर, ठीक है। रिजल्टेंट नहीं निकालेंगे, रिजल्टेंट फोर्स का निकाला जाता है, रिजल्टेंट निकालना ही नहीं, सवाल ही गलत, मैंने कॉन्सेप्ट ही गलत है, रिजल्टेंट का कोई बात ही नहीं यार, हमें बस जानना है। जैसे M1 x1 लिखे थे, इस बार वेक्टर के फॉर्म में लिखाएगा, M1 R1 वेक्टर प्लस M2 R2 वेक्टर डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2। तो वेक्टर के फॉर्म में होगा, I J K के फॉर्म में होगा, तो ऐसे निकालना सेंटर ऑफ मास। वैल्यू होगा 10, 5, 12 सेंटीमीटर पर है, 14 सेंटीमीटर पर है, तो M1 x1 प्लस M2 x2 बाई M1 प्लस M2 से निकालना। वेक्टर फॉर्म में दिया रहेगा, पार्टिकल यहाँ पर है, कहाँ पर है, 3i कैप प्लस 4j कैप प्लस 7k कैप पे, तो वहां पर थोड़ी बिना वेक्टर के M1 x1 से आंसर आएगा, वो वेक्टर फॉर्म में बना के आंसर लाएंगे। और जहां ऐसे दिया रहेगा बॉडी का मास है 7 kg का, 12 सेंटीमीटर दूरी पर है, उसको डायरेक्ट पीछे वाले से बना लेना, उस तरह से निकालना सेंटर ऑफ मास। देखो लिख लो, फिर लिखते देखो इसी चीज को, वेक्टर के फॉर्म में तो नोट कर लिए, अब इसी में फिर नोट बना कर। अब ज्यादातर केस जो आप पढ़ेंगे मैथ्स में, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, यहां तक कि मैथ में नहीं, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल बायोलॉजी में भी है ना। निकालना नहीं रहता है, बट सेंटर ऑफ मास का कॉन्सेप्ट का काम तो बायोलॉजी में भी पड़ता है। तो जनरली जब एप्लीकेशन लेते हैं हम लोग सेंटर ऑफ मास का, तो जनरली जो हमारा ये जो ओरिजिन है, मतलब ओरिजिन मतलब जहां से तुम निकाल रहे हो सेंटर ऑफ मास, ओरिजिन मतलब जहां से तुम निकाल रहे हो सेंटर ऑफ मास, जहां से COM निकालना है, और या फिर हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास, ऐसा जहां से COM निकालना, जहां से सेंटर ऑफ मास निकालना, वही अगर ओरिजिन पर हो, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? सेंटर ऑफ मास जहां से निकाल रहे हैं, जहां से वहीं पर ही अगर सेंटर ऑफ मास हो, ओरिजिन पर ही, ठीक है। जैसे देखो, जैसे इस डायग्राम में अभी आप लोग जैसे ये वाला लिख लिए, अभी थोड़ी देर पहले ये डायग्राम था ना, ये था M1, ये M2 था,
ये ओरिजिन था, ये दूरी था x1, ये दूरी था x2, सेंटर ऑफ मास ऐसे मान लिए यहाँ पर था, C से ही कर देना, शायद मैं P से किया था ना विनोद, C से कर लो, आज के बाद अब C से ही करना ही है। ये x बराबर कितना लिखे थे, x बराबर तुम लिखे थे m1 प्लस m2 डिवाइडेड बाई ये लिखे थे। अब मेरा नोट का बाद जो इसको मैं मिटा दे रहा हूँ, मास्क से भी मिट रहा था। हाँ भाई, तो ये बात हो गई। ये मैं क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जहां पर सेंटर ऑफ मास है वहीं पर ओरिजिन है, हो सकता है सर, यहीं से कैलकुलेट कर रहे हैं, मतलब जो कैलकुलेशन हो रहा है वो सेंटर ऑफ मास को ओरिजिन पर मान के कैलकुलेट किया जा रहा है। ठीक है, समझना, ज्यादातर क्वेश्चन में ऐसा ही होगा आज के बाद। ये सेंटर, तो ये वाला था m1 और ये वाला था, ध्यान से देखना, ये नहीं समझ में आएगा तो पूछना। x किसका दूरी था, ओरिजिन, क्योंकि 0 हो गया क्योंकि ओरिजिन ही सेंटर ऑफ मास। ये कैलकुलेशन करने का टेक्निक है, इसी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स में तो एक आध जगह पर काम है, बायोलॉजी में, बायो में निकालते नहीं, याद करके चलना पड़ता है कि फलाना डायग्राम का सेंटर ऑफ मास फलानी जगह पर आएगा। कैलकुलेशन में हम लोग जनरली सेंटर ऑफ मास को ही मान लेते हैं ओरिजिन है, मतलब वहीं से कैलकुलेशन शुरू करते हैं। ठीक है, समझ में आ रहा बात। तो ये x1 क्या था, x1 तो इसमें ये वाला हुआ, ये और ये खुद ही 0 हो गया। इस फॉर्मूला में चलते हैं, आप बताओ जरा से, 0 x1 नहीं माइनस x1, ध्यान से देखोगे ये ओरिजिन इस तरह से प्लस, तो मतलब नहीं क्योंकि उधर जाकर के वो यहाँ पर सीधा m1 x1 इज इक्वल टू, तो इसका इस्तेमाल करते हैं, ये कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल हम लोग करते हैं सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए। सबसे सटीक तरीका सेंटर ऑफ मास निकालने का यही है, ओरिजिन ही सेंटर ऑफ मास मान लो, मतलब सेंटर ऑफ मास ही ओरिजिन से मानो, उस पॉइंट पर क्या होगा सेंटर ऑफ मास पर, m1 इंटू x1 जो है वो m2 इंटू x2 के बराबर हो जाएगा, वही पॉइंट जो है वही सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। इससे निकालो चाहे इससे, आंसर सेम आएगा, बट ये टेक्निक है, इसका इस्तेमाल ही हम लोग जनरली सेंटर ऑफ मास निकालने के लिए करेंगे। 95% ऑफ द केस में हम लोग सेंटर ऑफ मास ओरिजिन को कोइंसाइड कर लेंगे, वहां से ही कैलकुलेशन कर लेंगे, वहां से कौन कितने दूरी पर है वो हम लोग पता लगा लेंगे। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग करते हैं। ये वेक्टर फॉर्म में भी चल सकता था, अभी थोड़ी देर पहले जो वेक्टर फॉर्म में था उसमें भी इस कॉन्सेप्ट का यूज हम लोग कर सकते थे। ठीक है, तो नोट कर लो। तो इसी में टॉपिक 1 में ही चल रहा है, तो थोड़ा सा समझे आप लोग, क्या निकाले, सेंटर ऑफ मास, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स लाइंग अलोंग, लेकिन तुमको अभी डायग्राम में कितना पार्टिकल था, तो यहाँ कहीं लिखा हुआ 2 होना चाहिए, कितना भी हो सकता है स्ट्रेट लाइन में अगर हो, तो उसके लिए क्या करेंगे, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स मान लो n पार्टिकल्स है, n पार्टिकल्स, बहुत सारा पार्टिकल, तो कैसे निकालेंगे बताओ सेंटर ऑफ मास, क्या था फॉर्मूला, m1 x1, ये तो 2 का था, ये चलेगा। इसको 10th में जो स्टैटिस्टिक्स पढ़े थे या फिर अभी 11th में पढ़ रहे हो सीक्वेंस सीरीज, उस हिसाब से लिखा जाए समेशन mi xi, लिख सकता है i बराबर 1 से लेकर के n तक, भाई समेशन m टोटल मास का जोड़। ठीक है, ये mi i बराबर 1 से n ऐसे लिख सकते हैं, चलेगा इस तरह से। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि वो जो फॉर्मूला भी लिखवाएगा 2 बॉडी का है, 3 का हो तो 3 में करना, 4 का हो 4 में करना, 50 का है तो 50 में करना। ठीक है, निकलो। और इसी में इफ ओरिजिन एंड सेंटर ऑफ मास कोइंसाइड, सभी तरीका बताया, अगर कोइंसाइड करे, जो कि हम लोग के ज्यादातर क्वेश्चन में वो एक टेक्निक है, करवाएंगे, तो ये टर्म 0 हो जाएगा, ये उधर मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, इसमें हम लोग सीधा ऐसे समेशन एम आई आर आई या एक्स आई का सम कितना हो जाएगा, सीधा 0 हो जाएगा।
ये वेक्टर फॉर्म में भी यूज कर सकते हैं, वी कैन यूज इट इन वेक्टर फॉर्म ऑल्सो। ठीक है, लिख लिए हो लोग, लिख लिए इसी चीज को इन टर्म्स ऑफ वेक्टर अगर लिखना पड़ता तो इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। कैसे होता है आर वेक्टर के फॉर्म में, कैसे था अभी थोड़ा पहले किए थे, m1 r1 ज्यादा चलेगा ना, नीचे वाला तो ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे तो कैसे लिखना पड़ेगा, मैंने वेक्टर ही फॉर्म में लिखा हुआ है, समेशन mi ri, बट इसमें वेक्टर i बराबर 1 से देख लो जहां तक हो भाई, समेशन ऑफ mi i बराबर 1 से n तक, ये वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक है, वो और इतना 7 7.5 6 महीने के क्लास में इतना तो पता चल ही गया है, वो पता चल जाता है क्वेश्चन आई जेके के फॉर्म में होता तो वेक्टर फॉर्म में होता, इतना भी नहीं पता चला तो 6 महीने तो पढ़ क्या रहे हैं, और सीधा दिया हो रहा है 2 सेंटीमीटर दूरी पर है, 4 सेंटीमीटर दूरी पर, तो उसमें क्यों आई जेके लगाएंगे, इतना पता चल जाता है एकदम एग्जैक्टली बिल्कुल ब्लैंक हो वेक्टर में, तभी अलग बात है, नहीं तो क्वेश्चन देख करके आइडिया लग जाता है कि वो वेक्टर से अप्रोच हो रहा है कि डायरेक्ट अप्रोच हो रहा है। सेंटर ऑफ मास, आर के नीचे से सेंटर ऑफ मास लिखो, याद रहता। लिख लिए, चलो मिटा दो ना, हो गया। इनका हो गया, टॉपिक 2 लिखो, टॉपिक 2 क्या निकाले थे टॉपिक 1 में, सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल लाइंग अलोंग हमेशा ऐसे स्ट्रेट ही लाइन में पार्टिकल लाई करेगा क्या, बॉडी तो कैसा भी आ रहा तिरछा हो सकता, तुम्हारा मेरा बेंच का किताब का है ना, किताब में जितना पार्टिकल है वो सब स्ट्रेट लाइन में है क्या, नहीं है ना, तो लाइन अलोंग अ प्लेन मतलब 2D में भी तो हो सकता है, 3D में भी हो सकता है, 3D में ही होगा एक्चुअली में, 2D पर बात करते हैं। टू फाइंड सेंटर ऑफ मास ऑफ अ सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स लाइंग अलोंग अ प्लेन, प्लेन का मतलब 2 डायमेंशन, 2 डायमेंशन मतलब उसमें x और y दोनों होगा, मिटा दो ये, तो कुछ खास मेहनत नहीं है, इसी को मिटा देता हूं, इसी में हो जाएगा, तो दोनों में है, इसका क्या मतलब हुआ, बॉडी का जो डायमेंशन होगा वो x एक्सिस पर भी है और y एक्सिस पर भी है, तो x एक्सिस का x सेंटर ऑफ मास ऐसे निकाल लेंगे, y वाला भी निकालना पड़ेगा, तो उसका दोनों निकाल लेंगे, y ऑफ सेंटर ऑफ मास भी निकाल लेंगे, तो दिस विल बी m1 y1 हो जाएगा प्लस m2 y2 हो जाएगा, mn yn हो जाएगा बाई m1 प्लस m2। अरे समझ में, अगर z एक्सिस का हो लाइंग ऑन अ प्लेन नहीं 3 डायमेंशन पे हो तो ऐसे z का भी सेंटर ऑफ मास निकाल लेंगे, तो उसमें कोई तकलीफ नहीं होगा, है ना, 2 डायमेंशन से ऊपर जाता है तो वैसे में भी समझ के चलो कि वो वेक्टर का क्वेश्चन है, वो आईजे कैसे ही बना लेते हैं हम लोग, नहीं तो अगर ऐसे 2 डायमेंशन वाला हो प्लेन पर हो तो ऐसे बनाना, प्लेन का मतलब आप लोग में से कुछ लोग जो लोग रेगुलर 9th क्लास से दिमाग खोल के पढ़ाई के उनको मालूम होगा, जैसे ट्राइंगल का क्वेश्चन, सर्कल का क्वेश्चन, स्क्वायर का क्वेश्चन, इन सब का सेंटर ऑफ मास निकालना होगा तो प्लेन का होगा, है ना, कोन का निकालना होगा, स्फीयर का निकालना पड़ेगा, हेमिस्फीयर का निकालना होगा, मेरा तुम्हारा निकालना होगा, बेंच का निकालना होगा, बुक का निकालना होगा, तो या तो वो 3D पर बनेगा या फिर वो मोटा मोटी वेक्टर के रूल से बन जाएगा। ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड वाला अभी क्वेश्चन अभी मैं बताया वैसा होगा, तो वो इससे पहले वाला स्ट्रेट लाइन था उससे बनाना, तो ये तो बात हो रही है कैसे बनाएंगे, कुछ क्वेश्चन बना के चेक भी कर लो, फिर जब फाइनल जब सीख लोगे तो मैं बताऊंगा ऐसा फॉर्मूला आया कहां से, अभी डायरेक्ट बताऊंगा तो शायद तुम क्लिक ना कर पाओ दिमाग से, अभी पहले मीनिंग समझ गया सेंटर ऑफ मास का, अभी जान रहे हो कि कैसे निकालना है, 1-2 क्वेश्चन में निकाल के देख लो, फिर बताऊंगा कैसे आया ये फॉर्मूला, तो पहले 1-2 बना करके देखोगे तो अभी कुछ पता चलेगा।
निकलेगा मतलब 2D पे है तो x का भी सेंटर ऑफ मास निकलेगा, y का भी निकलेगा और प्लेन पर कहीं पर आंसर आएगा, जस्ट लाइक इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th में जैसे आता था वैसे आएगा। नहीं सेक्शन फॉर्मूला नहीं पढ़ते थे 10th क्लास में, सेक्शन फॉर्मूला पढ़ते थे। तो सेक्शन फॉर्मूला में क्या होता था, सेक्शन फॉर्मूला में एक पॉइंट का कोऑर्डिनेट, दूसरे पॉइंट का कोऑर्डिनेट एक्स वाई के फॉर्म में, दूसरे वाले का भी एक्स वाई के फॉर्म में, रेशियो दिया हुआ रहता था। तो जो पॉइंट निकलता था सेक्शन फॉर्मूला में उसमें कैसे निकालते थे, जैसे m1 x2 प्लस m2 x1 बाई m1 प्लस m2 से x का कोऑर्डिनेट निकालते थे, फिर y भी निकालते थे m1 y2 प्लस m2 y1 बाई m1 प्लस m2, फिर दोनों का जो आंसर आता था उसको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में दिखाते थे, यहाँ पर होगा वैसा ही है कुछ। अगर 2D में है, 2 डायमेंशन पर है तो उसका x ऑफ सेंटर ऑफ मास भी निकालो, y भी निकालो, 3 एक्सिस 3 डायमेंशन पर होगा तो x वजह तीनों का निकालना, वेक्टर के फॉर्म में बन रहा होगा तो वेक्टर के फॉर्म में निकालना, वो क्वेश्चन में पता चलेगा। जैसे 1-2 क्वेश्चन में पढ़ के बताता हूँ अभी किस तरह से अप्रोच करना। ऑब्वियस है, वो क्वेश्चन देख के पता चलेगा कि 2D का है कि 3D का। ऑब्वियस है, मिटा दो। लेक्चर फिजिक्स में वैसे में भी समझ में नहीं आता, 1-2 क्वेश्चन पर अप्लाई करेंगे तभी समझ में आएगा। m1 x1 ये तो हम लोग को खुद ही बोर लगता है, समझ में नहीं आता। क्वेश्चन करके देखते हैं, थोड़ा सा एनालाइज कर पाओगे। देखो 3 पार्टिकल्स ऑफ मासेस, जैसे देखो समझने के लिए कितना पार्टिकल दे रहा है, मास कितना 100 ग्राम 150 ग्राम 200 ग्राम, मतलब एक सिस्टम है, इसमें 3 ही पार्टिकल वाला सिस्टम है। जो भी हो हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, दिस इज द न्यूमेरिकल। आप ये नहीं पूछेंगे कि ये क्या है फिजिक्स में, इसका क्या एप्लीकेशन, क्वेश्चन है समझाने के लिए। 100 ग्राम का 150 ग्राम का 200 ग्राम का कहाँ पर प्लेस किया गया है, ऑपोजिट साइड 50 सेंटीमीटर। इस डायग्राम पर तुमको बताना सेंटर ऑफ मास कहाँ पर हो, ठीक है। तो अभी आपको फ्रेंड ही बता रहे, मैं भी थोड़ी देर पहले बताया, ये जो फोन है उसका मेरे से दूरी निकालोगे अलग आएगा, तुमसे दूरी निकालोगे अलग आएगा, वहां से दूरी निकालोगे तो अलग आएगा। पहले एक सिस्टम में रखो, उसके बाद सेंटर ऑफ मास निकालता रहना, ठीक है। तो इसको सेंटर पर इसको करने का तरीका ये है कि इसको हम लोग थोड़ा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सेटअप करते हैं, ठीक है। आ रहा समझ, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस 3 डायमेंशन में जाना नहीं, क्योंकि ट्राइंगल का बात हो रहा है, ट्राइंगल 2 डायमेंशन पर हो जाएगा, है ना। यहाँ पर ओरिजिन मान लेते हैं और एक ट्राइंगल को यहीं पर एक पोर्शन यहीं पर रख लेते हैं, रख सकते हैं ना, इक्विलेटरल ट्राइंगल है, तुम्हें कहाँ बोला है कहाँ नहीं, कहीं पर भी रख लो। अरे समझ, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया एक्चुअली में, और यहीं पर पहला मास है 100 ग्राम का, इसका मास था 150 ग्राम, तो इसका कोऑर्डिनेट अभी करते हैं, और इसका 200 ग्राम, ये सब 50 सेंटीमीटर का था, इसका कोऑर्डिनेट कितना हो गया 50 0 होगा ना। और सवाल है इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना होगा, इस पॉइंट का, इस पॉइंट का। तो ये 8th में 9th में 10th में पढ़े हैं। अगर यहाँ से परपेंडिकुलर गिराते हैं तो ये दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा दुनिया का हर तरीका से। सीपीसीटी से ये दोनों लेंथ बराबर हो जाता था, तो इसमें x तो 25 पर ही आएगा, y निकालना पड़ेगा पाइथागोरस थ्योरम से, है ना। कर ही सकते हैं, 10th में 9th में 8th में पढ़े हैं। ये 50 है और ये 25 है, तो पाइथागोरस थ्योरम से कितना हो गया, 50 का स्क्वायर इज इक्वल टू 25 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर। x का स्क्वायर बराबर कितना हो गया 2500 माइनस 625 1875, इसका रूट कितना होता होगा, ये 1875 किसी का नहीं होता है, इसको थोड़ा छोटा बड़ा करेंगे कैसे होगा बताओ। 625 इंटू 3 होता है ना, ये 25√3 होगा, 25√3 होगा ये, है ना। तो ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट कितना हो गया, ये 50 और ये वाला हो रहा है 25। आ रहा है समझ में। अब इसका सेंटर ऑफ मास हम लोग को निकालना है, तो ये प्लेन पर लाई कर रहा है, प्लेन पर हो गया, ट्राइंगल प्लेन पर। इसका निकालना है सेंटर ऑफ मास, कैसे निकालेंगे अभी आपको बताएंगे। पहले x निकालो सेंटर ऑफ मास का, क्या फॉर्मूला बताइए, m1 x1, तो ये 100 x1 कहाँ से ले रहे थे, तो मेरा खुद ही एक वाला ओरिजिन पर मैं डाला हूं, मेरा मर्जी, डायग्राम में कहीं बोला नहीं था, कहीं भी डाल सकते हैं। प्लस बोलते रहो, बैठ के कोई फायदा नहीं है, 150 इंटू 25, फिर भाई m1 प्लस m2 प्लस m3 100 400 450 करो कैलकुलेशन, मैथ्स तो थोड़ा बहुत इतना तो जानते ही हो, बताओ कितना हुआ।
बताओ 150 इंटू 25 कितना, ये तो 0 हो गया। 150 इंटू 25 इज 3 और 200 इंटू 50 इज 10,000, 13,750 बाई 450। बताओ थोड़ा काटकुट करके, 5 में तो अभी काट रहे थे ये, अभी काटो ना। 625 इंटू 3 होता है ना ये, नहीं ये तो वो 18 तो 50, सॉरी काटो 9 और ये कितना बार में कट रहा है, कितने बार में कट रहा है, काटो जल्दी काटो, जल्दी काटो। टाइम बर्बाद का फायदा नहीं। जैसे अप्रोक्सीमेटली 27 पॉइंट, मैं बुक से देख के लिख ले रहा हूँ, आप लोग कैलकुलेशन कर लेंगे। ये अप्रोक्सीमेटली 27.77 आएगा अप्रोक्सीमेट, आ रहा समझ। वाई क्या हम लोग से ऐसे में भी नहीं होता ये क्या बोल रहे, 150 इंटू 25 रूट 3 प्लस ये 100 इंटू 0 नहीं है, हाँ 100 इंटू 0 है तो थोड़ा अच्छा ही है, और ये भी 0 है। 200 इंटू 0 बाई 450। अब बताओ, मतलब 150 इंटू 25 रूट 3 बाई 450, ये तो 3 बार में कट जाता है एक्चुअली, 3 बार में 3, और ये लगभग 8 पॉइंट कुछ इंटू रूट 3, मतलब यही 24-25 के रेंज में आएगा। कैलकुलेशन खुद से करना, नहीं 24-25 नहीं आ रहा, कितना आ रहा, 3 8 3, कैलकुलेशन करके देखो तो कितना आ रहा, कितना आएगा तो 30 पॉइंट कुछ आ जाएगा। अच्छा ठीक है, जो आ रहा है वही लिखेंगे। देखो इसमें कहीं पर लिखा होता है कि इसको कहाँ प्लेस करना है। 100 ग्राम था, 150 ग्राम, 200 ग्राम, और प्लेस एट द वर्टिसेस ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ ईच साइड 50 सेंटीमीटर, कहीं भी कर सकते हैं, उससे दिक्कत नहीं है। इसका ये कितना आ रहा था अभी, 3 बार में कट रहा था, 3 है और ये रूट 3 है, 25 रूट 3 बाई 3, तो ये फिर रूट 3 बार में कट जाता है, 25 बाई 1.7, ये कितना होता होगा, 12-13 कुछ आ रहा होगा, करके देखो ना। 25 डिवाइडेड बाई 1.7, 14.2, ठीक है कोई बात नहीं, जो भी आए, दिस इज 14 पॉइंट कुछ सेंटीमीटर है, ठीक है। तो ये समझ में आ रहा है। तो अभी इस डायग्राम के हिसाब से बताओ सेंटर ऑफ मास कहाँ पर हुआ। कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट नहीं है, इस डायग्राम के हिसाब से सेंटर ऑफ मास थोड़ा प्रिडिक्ट करो। देखो यहाँ से यहाँ तक ये कितना था, ये 25 है ना, हमारा 30 आ रहा था, ये पूरा 50 है, मतलब यहाँ कहीं होता है ना। और वाई देखो 14, पूरा कितना था, ये 25 रूट 3 था। 25 रूट 3 का मतलब कितना हो गया, 25 इंटू 1.7, मतलब लगभग 40 हुआ ना, 40 41 42, मतलब उससे 14, मतलब लगभग 1/3 यहाँ पर। अरे समझ, तो यहाँ पर कहीं पर आ रहा है हमारा सेंटर ऑफ मास। ये मीनिंग है, मतलब एक सिस्टम है 3 मास का, तीनों मास का कुछ कुछ मास है और कुछ कुछ पोजीशन है। सेंटर ऑफ मास कहाँ पर आएगा, इतना तो हमें मालूम था कि यही कहीं पर आएगा, कहाँ पर आएगा वो कैलकुलेट करने के लिए हमें इस फॉर्मूले का यूज करना है। ये मीनिंग है, फॉर्मूला का एप्लीकेशन है, ठीक है। अच्छा, इसमें कुछ लोग समझ गए होंगे, अगर 150 ग्राम वाले को इधर प्लेस कर देते और 200 ग्राम वाले को इधर प्लेस कर देते तो आंसर कंफर्म अलग आता। जैसा भारी मास का पोजीशन तुम चेंज कर रहे हो तो सेंटर ऑफ मास जरूर 30 के जगह 28, 14 के जगह 17 पर जरूर आएगा, उससे दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। यही इस क्वेश्चन का आंसर था कि आप बॉडी का सेंटर ऑफ मास के बारे में नहीं बता सकते, क्योंकि बॉडी में अलग अलग पोर्शन का मास अलग अलग है, तो उस हिसाब से। खैर, बोलने का मतलब है सेंटर ऑफ मास का मतलब ये है, ये जैसे 2D प्लेन पर था तो इसका सेंटर ऑफ मास ऐसे एक्स का अलग, वाई का अलग लिख करके एक जगह पर सेट करेंगे, वहां पर सेंटर ऑफ मास होगा। और समरी क्या हुआ आज का क्लास, ऐसा अभी एक क्वेश्चन और होगा, बट समरी क्या था, डेफिनेशन शुरू हुआ था, ये हमारा एक मास था, कितने ग्राम का, 450 ग्राम का था ना, 450 का था। अभी तक 9th में 10th में 11th में हम लोग बस मान ले रहे थे कि फोर्स लगा दिए, एक्चुअली में वो फोर्स बिल्कुल इस पॉइंट पर लगे तभी उसका वो सब आंसर आएगा जो तुम्हारा 9th में 10th में 11th में आया था।
नहीं तो सारा आंसर जो अभी तक आप निकाल के लाए सब गलत। समझ में आया कुछ बात? क्या समझे? फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। आज तक जितना भी कैलकुलेशन आप किए हैं 9th में, 10th में, 11th में, वो कैलकुलेशन सिर्फ तभी सही होगा अगर वो जो तुम फोर्स लगा रहे थे वो पूरे मास पर नहीं, वो एग्जैक्ट उसके सेंटर ऑफ मास पर लग रहा होगा, तभी तुम्हारा कैलकुलेशन सही है। नहीं तो अभी तक जितना कैलकुलेशन किया वो सब गलत। और वाइसे वर्सा ऐसा मान लो कि आज के पहले तक जितना भी कैलकुलेशन किए थे उसमें तुम मान लो कि जो फोर्स लगा रहे थे वो उसके सेंटर ऑफ मास पर लग रहा था, ये तुम मान लो। लेकिन आज के बाद पहले सेंटर ऑफ मास कैलकुलेट करना पड़ेगा, उसके बाद क्वेश्चन आगे बढ़ेगा। ठीक है, इसको नोट कर लो। और चलो भाई एक वेक्टर फॉर्म में बताओ, दो बॉडी है, मास कितना कितना है और 10 ग्राम। इस बार पोजीशन वेक्टर दिया हुआ, तो उसको वेक्टर के फॉर्म में डायग्राम बनाने का जरूरत नहीं है। बना रहे हो तो भी ठीक है, अगर बना रहे हो तो बढ़िया है, नहीं भी बना रहे हो तो चल जाएगा। पोजीशन वेक्टर है 3i कैप प्लस 2j कैप माइनस k कैप, और दूसरे वाले का i कैप माइनस j कैप प्लस 3k कैप। मतलब ये 3 डायमेंशन में एक्चुअली में है ना। फाइंड द पोजीशन वेक्टर एंड डिस्टेंस ऑफ सेंटर ऑफ मास फ्रॉम द ओरिजिन। तो कैसे निकालेंगे इसको? वेक्टर फॉर्म में निकाल लेंगे। ठीक है, हाँ तो कैसे निकालेंगे? और वेक्टर में तो दिक्कत नहीं है, एक्स वाई जेड का झमेला ही नहीं, एक बार में निकल जाता है। दिस इज m1 r1 वेक्टर प्लस m2 r2 वेक्टर डिवाइडेड बाय, तो बता दो, ये तो खुद सही हो जाएगा। 2 ग्राम r1 कितना था 3i कैप प्लस i कैप बाई 12 ना 6 10 और 4 में से 10 -6 ना, -2 प्लस 30 28 हुआ बाई, बस तो यही हो गया। दो कॉमन निकलेगा लगता है। 8i कैप 3j कैप प्लस 14k कैप बाई 6, ये आंसर हो गया। तो 2 क्वेश्चन पूछ रहा है, फाइंड द पोजीशन वेक्टर, यही आंसर हो गया। लेकिन अब डिस्टेंसवा भी पूछ रहा है, मतलब वेक्टर का मैग्नीट्यूड। यहीं से वेक्टर पढ़ाया गया होगा, जो लोग मेरे से पढ़े उन लोगों को याद होगा। कोई भी वेक्टर अगर फोर्स के फॉर्म में सिखाया था, ऐसे हो 3i प्लस 4j माइनस 7k, तो ये तो वेक्टर इन द फॉर्म ऑफ पोजीशन वेक्टर हो गया। इसका मैग्नीट्यूड कैसे निकलता है? अंडर रूट। याद आ रहा है कि नहीं? ये तो आंसर हो गया, बट तुमसे स्पेसिफिकली दूरी भी पूछ रहा है। दूरी बताओ ओरिजिन से कितना दूरी पर, तो बिना वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाले हुए नहीं निकलेगा। इसका मैग्नीट्यूड तुमसे पूछ रहा है, कैसे निकलता था? 1/6 तो रह जाएगा, अंडर रूट 8 का स्क्वायर प्लस 9 प्लस 1 कितना 73 196 73 273 बाई 269 होता है। एक बार करके देख लेना। 269 का रूट भी है बाई 6 अप्रॉक्स में कुछ आएगा, वो तुम देख लो। 2.73 बता रहा है। 269 का रूट कितना हो जाएगा? 16 17 लगभग होगा। 17 भी नहीं होगा, 17 का स्क्वायर 289 होता है और 16 का 256 होता है। तो 16 से ज्यादा 17 से कम को 6 से डिवाइड भी करना है, तो 2 पॉइंट कुछ आएगा। कैलकुलेशन घर पे करना, बुक का क्वेश्चन एनसीईआरटी का स्कूल एग्जाम में आ सकता है। तो आंसर ही लिख रहा हूँ, अप्रोक्सीमेटली 2.73 यूनिट्स आ रहा है। ये ओरिजिन से दूरी है। मीनिंग समझ आ रहा है? ठीक है, तो ये हो गया सेंटर ऑफ मास का इंट्रोडक्शन। ठीक है, कहाँ निकालना है वो सीखेंगे, कैसे निकालना है वो आपको फॉर्मूला के थ्रू समझाया जा रहा है। एप्लीकेशन कहाँ पर है वो तो अब आप पूरा 1 साल देखेंगे, आधा 11th आधा 12th। अभी तक मालूम नहीं था तो एप्लीकेशन किए नहीं, अब मालूम चल गया तो एप्लीकेशन भी देखना, आधा 11th में आधा 12th में एप्लीकेशन देखना। और कैसे करना है उसके लिए कुछ फॉर्मूलाज का जरूरत है, कुछ वेक्टर, कुछ डायरेक्ट का जरूरत है। तो सेंटर ऑफ मास को और थोड़ा सा पढ़ करके अगले क्लास में आना। ठीक है।